हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग द्वितीय। यहाँ पर आज आपका जो है अंतिम अध्याय है, यानी यहाँ पर अध्याय 8वां है। यहाँ पर हम उपन्यास, समाज और इतिहास के बारे में इसके जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। आज के चैप्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो उपन्यास है, जिसे हम नोवेल कहते हैं, इसके इतिहास के बारे में बताया गया है। एक बार को तो आपको ये चैप्टर पढ़ते हुए ये लगेगा कहीं ना कहीं हम हिंदी में आ गए हों। जैसे यहाँ पर हिंदी के जो उपन्यास वगैरह हैं और भी भारतीय भाषाओं के जो उपन्यास हैं उन सभी का जिक्र किया गया है कि इन भारतीय भाषाओं में उपन्यास कैसे कैसे लिखे गए हैं, कौन कौन से प्रथम उपन्यास हैं, वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उपन्यास जो शब्द है, उपन्यास का अर्थ क्या है। देखिए, उपन्यास शब्द को अगर हम इसे विभक्त करें तो आपने देखा होगा यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है, यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है और फिर न्यास आ रहा है। देखिए, उपसर्ग का मतलब होता है समीप यानी पास, और न्यास का मतलब होता है रखना यानी स्थापित करना। यानी कि वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी की या उसी के जीवन की कथा है, उसे हम उपन्यास के रूप में जानते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। यानी कि यहाँ पर जो पाठक है जब वो उपन्यास पढ़ता है तो उसे लगने लगता है कि भाई हम भी इसका ये अभिन्न अंग है, यानी ये जो घटना हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से रिलेटेड है। इस तरह से वो कोरिलेट कर लेता है, तो वो चीज़ क्या है, उपन्यास के रूप में जानी जाती है। देखिए, हम लोग हिंदी इतनी डिब्बी नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं उपन्यास की सारी विधाएं नहीं बताऊंगा कि कितने प्रकार होते हैं, क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। केवल हम इतिहास जानेंगे कि भाई उपन्यास कब से लिखे गए हैं भारत में और कहाँ से आए हैं, लेखन की जो शैली है हमने कैसी शैली को अख्तियार किया है और कैसे हमने यहाँ पर अपने उपन्यास लिखे हैं, कौन से ऐसे उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, वो सब बातें इस चैप्टर में हम देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात और है, जैसे कुछ लोगों के माइंड में एक चीज़ और होगी कि उपन्यास और कहानी में क्या डिफरेंस है, ये भी क्लियर कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए, उपन्यास जो होता है, उपन्यास में पूरे जीवन का विस्तृत वर्णन किया जाता है कि भाई पूरा जीवन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो है कार्य किया है, ये इतने लोगों से मिला है, पूरा मतलब पूरा विस्तृत वर्णन किया जाता है, पूरी विस्तृत रूप से झलक देखने को मिलती है। कहानी में क्या है, कहानी में हम कोई एक मान लीजिए हमने कोई एक सब्जेक्ट ले लिया कहानी का, ठीक है, और उस सब्जेक्ट का जैसे ही एंड हो गया वैसी कहानी खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए राजा रानी की कहानी थी, या किसी राजा का युद्ध की कहानी थी। मान लीजिए कोई राजा है, वो किसी पर युद्ध कर रहा है, युद्ध में विजय प्राप्त करना चाह रहा है, तो बाद में जैसे ही उसे विजय या पराजय मिल गई, वो कहानी वहां पर समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पे उपन्यास में ऐसा नहीं है। उपन्यास में मान लीजिए किसी युद्ध का वर्णन करना भी होगा तो पूरा युद्ध से पहले की जो परिस्थितियां हैं उन सभी परिस्थितियों को वहां पर दर्शाया जाएगा कि क्या क्या परिस्थितियां बनी, युद्ध होने के बाद क्या हुआ। तो वो सारा जो विस्तृत रूप से जो है घटनाक्रम होगा वो उसे हम उपन्यास के रूप में यहाँ पर जानेंगे। तो आई होप आप उपन्यास और कहानी में डिफरेंस समझ गए होंगे। और भी अगर आपको डीपली जानना हो तो आप हिंदी को उठा के पढ़ लीजिए, हिंदी में आपको और अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए काम चलाने के लिए नहीं, मतलब बेटर हमारे लिए जितना मैं जानना था उतना हम उपन्यास का अर्थ जान गए हैं यहाँ पर। तो ये बात तो आपको पता है कि उपन्यास का उदय जो है वो भारतीय जो आपकी शैली है यहाँ पर नहीं हुआ है। उपन्यास का उदय जो हुआ है वो पाश्चात्य शैली में हुआ है। पाश्चात्य जो आपके साहित्यकार रहे हैं, पूर्व यानी यूरोप वाले जो साहित्यकार रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे उपन्यास का वहां पर उदय सबसे पहले हुआ है। ये बात आप कल के अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। वहां पर आपने देखा है कि प्राचीन काल में पहले वहां पर भी वही था कि भाई पांडुलिपियां वगैरह चलती थी, और पांडुलिपियां जब चलती थी तो उनका प्रसार केवल चंद लोगों तक था। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई है तो प्रिंटिंग प्रेस आते ही यहाँ पर जो छपाई के दौरान जो उपन्यास बने हैं इनको एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग मिल गया है। और ऐसे करके हम देखेंगे उपन्यास दिनों दिन और रातों रात यहाँ पर ये इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई है। यानी कि उपन्यास बहुत जल्दी लोकप्रिय बनते चले गए। जैसे जैसे प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है, जैसे जैसे प्रिंटिंग मशीन जो है इसने आगे अगले चरण में बढ़ी है, तो वैसे वैसे उपन्यास ने भी कहीं ना कहीं देखते हैं हम यहाँ पर तेजी प्राप्त कर ली है। आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई लंदन जैसे बड़े शहर में जो है छपाई संचार के साधन लगे हुए थे, लेकिन फिर भी इनकी जो पहुंच थी छोटे शहरों तक यहाँ पर पहुंचती थी। यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे जैसे जो है कहानी जो में लोग घुसते गए हैं और उनका जो एक रिश्ता है, उनका एक रिलेशनशिप है, वो काल्पनिक किरदारों के साथ उनका रिलेशनशिप क्रिएट होता चला गया है। और ऐसे करके जो उपन्यास वगैरह हैं ये उनके जीवन का एक अभिन्न अंग टाइप बन गए हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे वहाँ पर बाजारों में उपन्यास की भरमार हो गई है उस समय। तो ये बातें आप कल के अध्याय में भी देख चुके हैं और यहाँ पर भी आपने देखी हैं। उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास ने अपनी पहली जो जड़ें हैं वो सबसे पहले कहाँ जमाई हैं, इंग्लैंड और फ्रांस में जमाई हैं। लेकिन अगर हम देखें उपन्यास का कालक्रम देखें तो उपन्यास 17वीं सदी से ही लिखे जाने लगे थे, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं। यानी कि शुरुआत हो गई थी प्रॉपर वे में नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका विकास हुआ है वो विकास वास्तव में 18वीं सदी में हुआ है। शुरुआत में जो उपन्यास लिखे गए हैं
तो इनके जो रीडर हुआ करते थे, इनको पढ़ने वाले इनके पाठक हुआ करते थे, वो पाठक खास करके इंग्लैंड और फ्रांस के जो भद्र समाज के लोग हैं। भद्र समाज का मतलब क्या है? कुलीन वर्ग के लोग, यानी कि ऐसे लोग, यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यानी कि जो ऊंचे खानदानों की पैदाइश बोलते हैं अपने आप को, ऊंची सामाजिक हैसियत रखते हैं। यानी इनका मानना यह है कि समाज के जो नियम या व्यवहार ये तय करेंगे वही लोग मानेंगे। तो कुलीन वर्ग का हम मान लेते हैं। कुलीन वर्ग को भद्र समाज भी कहा जाता है। तो शुरुआत में जो आपके यहाँ पर उपन्यास लिखे गए हैं वो यही भद्र लोग पढ़ते थे। नहीं, शुरुआत में आम लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जब उपन्यास वगैरह या फिर जब पेपर बाइंडिंग वगैरह सस्ती हो गई है तो आम लोगों ने भी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो ऐसे करके उपन्यास की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये सब लोग शामिल हो गए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए कुलीन वर्ग ने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो उपन्यास लिखे गए हैं तो उपन्यास लिखने के दौरान जो साहित्यकार थे उन्हें कहीं ना कहीं आज़ादी मिली हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेखक थे वो लेखक बौद्धिक रूप से यहाँ पर स्वतंत्र थे, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। तो इस बात को यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर एक कवि हैं, यहाँ पर एक कवि बोल रहा हूँ, लेखक हैं। लेखक ने उल्लेख भी किया है 18वीं सदी के पहले के, जैसे कि ये उपन्यास लिखने वाले थे हेनरी फील्डिंग। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे दावा किया है कि उन्होंने अपने लिए एक अलग साम्राज्य खुद बनाया है और यहाँ पर उन्हीं के बनाए कानून चलते हैं। अब आप सोचिए कि भाई ऐसी बात क्यों कही है? ऐसी बात इसलिए कही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लेखक को कोई बताने नहीं आता था कि भाई आप इस टॉपिक पे उपन्यास लिखो या आप ये किरदार यहाँ पे गढ़ो उपन्यास में, कोई बताने नहीं आता था। लेखक स्वतंत्र चिंतन वाले थे, स्वतंत्र रूप से लिखते थे जो भी लिखते थे। तो इसलिए इन्होंने ये बात कही है कि भाई कि यहाँ पर हमारा अपना खुद का एक साम्राज्य खुद का बना लिया है और यहाँ पर हमारे कानून चलते हैं। तो ये चीजें आप देखेंगे। एक और व्यक्ति हुए हैं यहाँ पर हुए हैं वाल्टर स्कॉट। तो वाल्टर स्कॉट जैसा कि इनका नाम है, और उन्होंने जो है स्कॉट वंशावली के बारे में ही, उसके इतिहास के बारे में अपने उपन्यास में जिक्र किया है वाल्टर स्कॉट ने। तो वाल्टर स्कॉट ने क्या है, स्कॉट लोकगीतों को याद और जमा करके क्या किया है, स्कॉट जो वंशावली है इसके इतिहास पर लिखे अपने उपन्यासों में उनका उपयोग किया है। यानी कि वाल्टर स्कॉट तो नाम है और स्कॉट क्या है, एक राजवंश है। तो इसके ऊपर तमाम लोकगीत वगैरह लिखे गए हैं। तो इसकी वंशावली पर जो इतिहास पूरा वर्णित था, यानी युद्ध वगैरह जो कुछ वर्णित थे, तो उनका यहाँ पर जिक्र जो है इन्होंने अपने उपन्यास में किया है। यहाँ पर उपन्यास में अगर हम एक चीज और देखें तो हमें यहाँ पर पत्रात्मक उपन्यास और देखने को मिलते हैं। पत्रात्मक उपन्यास क्या होते हैं? देखिए, ऐसा उपन्यास जहां पर पूरा जो संवाद है वो पत्रों के माध्यम से कायम किया गया हो। जैसे पहले के समय में आपको पता होगा कि पत्र संचार चलता था कि हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति ए है, अब यहाँ पर बी व्यक्ति से उसे जो है बात करनी है किसी टॉपिक पर, जैसे मान लीजिए कि शादी विवाह की बात करनी है, तो ए वाला जो है यहाँ पे पत्र लिख कर डालेगा कि भाई हमारा ऐसे लड़का है, ये करता है वो करता है, फोटो लगा के भेज देगा। बी वाला फिर से यहाँ पर एक पत्र डालेगा, तो बी वाला बताएगा कि भाई हमें आपका लड़का पसंद है, ऐसे ऐसे करके। तो ये पत्र संचार चल रहा था। तो यहाँ पर जो पत्रात्मक उपन्यास लिखे गए हैं तो इनमें क्या था, इनमें पूरी जो कथानक लिखी गई थी, पूरी कहानी गढ़ी गई थी, वो इस प्रकार गढ़ी गई थी कि पहला पत्र आया है, इसके रिप्लाई में जो नायक ने, यानी मान लीजिए पहले नायक ने पत्र लिखा है तो बाद में नायिका ने क्या फिर रिप्लाई किया है, तो ऐसे करके पूरी कहानी दिखाई गई थी। तो इन्हें पत्रात्मक उपन्यास बोला गया है। यानी ये पत्रों के माध्यम से यहाँ पर पूरा यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ पर आप देखिए वाल्टर स्कॉट वाला थर्ड पॉइंट बना देना आप। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर पत्रात्मक उपन्यासों में निजी पत्रों को आधार बनाया गया। तो 18वीं सदी में यहाँ पर एक लिखे गए हैं सैमुअल रिचर्डसन के उपन्यास है इनका पामेला। तो इसमें पूरी कहानियों को, यानी प्रेमियों के आपसी खतों के जरिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता है, तो यहाँ पर उसका रिप्लाई क्या आता है, उसी लहजे में यहाँ पर इस उपन्यास को गढ़ा गया है। तो इसे पत्रात्मक उपन्यास का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली आपकी सब हेडिंग है प्रकाशन बाजार, यानी कि जो पब्लिश करने वाले थे, जो मुद्रीकरण करने वाली प्रेसें थी, उनका क्या हाल था। कि वास्तव में अगर हम शुरुआत में देखें तो क्या उपन्यास सस्ते होते थे? जी नहीं, उपन्यास शुरुआत में जो थे गरीब तबके की पहुंच से बिल्कुल बाहर थे। यानी शुरू में उपन्यास बहुत महंगे हुआ करते थे, इनकी जो छपाई वगैरह प्रिंटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी और इन्हें केवल कुलीन वर्ग के या धनाढ्य परिवारों के लोग ही खरीद पाते थे, हर व्यक्ति नहीं खरीद पाता था। जैसे यहाँ बताया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना, शुरू में उपन्यास सस्ते नहीं होते। जैसे यहाँ पर एक उपन्यास का नाम दिया गया कि हेनरी फील्डिंग ने एक टॉम जोन्स लिखा था जो कि 6 खंडों में प्रकाशित हुआ था और यहाँ पर इसकी हर खंड की कीमत लगभग 3 शिलिंग थी, यानी कि एक औसत मजदूर के हफ्ते भर की कमाई।
ऑब्वियस सी बात है, एक औसत मजदूर के हफ्ते भर की कमाई में वो एक उपन्यास तो नहीं खरीदेगा। जहाँ पर उसको रोटी खरीदने के कह सकते हैं कमी पड़ी हो, रोटी खरीदने के वहाँ पर लिए वो लाले पड़े हों उसके, और ऐसे में उपन्यास खरीदने के लिए बोल दिया जाए तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा वो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गरीब वर्ग जो है उसका शुरुआत में रुझान नहीं दिखाया उपन्यास को खरीदने में या उपन्यास को जो लेने में। आगे समय जैसे जैसे बढ़ता गया है, लाइब्रेरी वगैरह स्थापित की गई हैं, यानी आपने देखा होगा कि पुस्तकालय वगैरह की स्थापना की गई है। और पुस्तकालय से माध्यम से यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि यहाँ पर किराए पर किताबें देने का रिवाज बन गया है। तो किराए पर किताब देने की वजह से क्या हुआ है कि अब जो पाठक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई है, क्योंकि अब उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ रहा है, बस उन्हें कुछ चंद रुपए ही खर्च करने हैं और उसके बदले में उन्हें पूरी पूरी किताबें पढ़ने को मिल जा रही हैं। तो ऐसे करके देखेंगे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, ज़्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे हैं उपन्यास वगैरह या फिर साहित्यिक की जो कृतियाँ हैं उनको पढ़ने में। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, सेकंड पॉइंट, 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की स्थापना के बाद लोगों के लिए किताबें जो है सुलभ हो गई हैं। अब जैसे कुछ जगहों का जिक्र किया गया है कि भाई यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया है, उपन्यासों पर घंटे के हिसाब से किराया लिया है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या देखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकलती है यहाँ पर कि लोग उपन्यास की दुनिया से बिल्कुल जुड़ गए थे, यानी अपने आप को उस उपन्यास का किरदार मानने लगे थे और वही लाइफ जीने लगे थे। क्योंकि उपन्यास में पूरी तरह से वो जो कहानी है, मिथक है, लंबे चौड़े कहानी मिथक लिखे जा रहे थे और ऐसे वहां पर उन्हें दर्शाया जा रहा था कि वास्तव में ये घटनाक्रम बिल्कुल रियल है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले थे, पाठक थे, उनके मन मस्तिष्क पे वो छवि बन गई, जो छवि एकदम उसकी छाप उतर गई थी और वो बिल्कुल उसी हाव भाव में, उसी लाइफ स्टाइल में जीने लगे थे, उसी यानी दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगे थे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बताया गया है यहाँ पर कि भाई इंग्लैंड में एक स्थान है स्लाउ नाम का, तो स्लाउ नाम का स्थान पर जो लोग जो हैं यहाँ पर ये बात जानकर बहुत खुश हुए हैं कि रिचर्डसन का जो उपन्यास है, इसकी जो नायिका यानी इसकी जो नायिका है वो पामेला, ये इन्हीं के गांव में ब्याही गई थी। ये मतलब कोई स्त्री होगी पामेला नाम की, तो लोगों ने कह दिया कि भाई जो पामेला जो है ना वो रिचर्डसन के उपन्यास वाली पामेला हमारे गांव में ब्याही है। तो लोग बहुत खुश हो गए, तो लोग उत्साह में जाकर क्या किया, इन्होंने गिरजाघर की घंटियां बजाने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर उपन्यास में रच बस गए थे, उपन्यास की दुनिया में ही समा गए थे। जैसे आज के दिन में भी आपने देखा होगा, आज के समय में भी तमाम मूवियाँ हैं, तमाम ऐसी धारावाहिक वगैरह हैं जिनकी कहानियां हमें बिल्कुल अपने जीवन पर सच लगती हैं कि भाई बिल्कुल सही कहानी है। तो हम भी उनके जीवन का एक अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं कि भाई वो हमारी लाइफ, एकदम हमारी लाइफ की झलक वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो हम उनकी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। तो वही हाल यहाँ पर भी था, ये लोग इस कदर उनके दिल दिमाग पर ये उपन्यास हावी हो गए थे कि भाई बिल्कुल वही लाइफ लोग जीने लगे थे, लगने लगा था कि हम उसी संसार में पहुंच गए हैं, काल्पनिक संसार में पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर आप थर्ड पॉइंट आप लिख लेना, उपन्यासों में रची जा रही दुनिया विश्वसनीय और दिलचस्प थी और ये सच लगती थी। इसी में सब पॉइंट लिख लेना। उपन्यास पढ़ते हुए पाठक संसार को किताब के किरदार की नजर से देखने लगता था, यानी उपन्यास पढ़ते हुए पाठक क्या था कि संसार को किताब के नजरिए से या नजर से देखने लगता था। ये थर्ड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की। देखिए चार्ल्स डिकेंस जो हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उपन्यास अपना एक लिखा है, इसका नाम है पिकविक पेपर्स। तो इन्होंने एक पत्रिका में इसे एक धारावाहिक के रूप में, धारावाहिक का मतलब जानते होंगे सीरियल के रूप में, यहां पर इसे प्रकाशित किया है। यानी सीरियल का आप जैसे आज देखते हैं आप, एपिसोड 1 आ गया यहाँ पर, अब अगले हफ्ते एपिसोड 2 आएगा, फिर 3 आएगा। जैसे पहले के समय में हम लोग शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान हम लोगों का बचपन ही है, सही बात मैं ये बोलूँ आपको, यानी मेरी उम्र के लगभग सभी लोगों ने शक्तिमान देखा हुआ है, सभी लोगों का फेवरेट हीरो भी है। तो उस समय एक यानी कि याद रहता था कि संडे वाले दिन आएगा, संडे वाले दिन केवल और केवल टीवी पर फोकस होता था हम लोगों का। तो ये जो धारावाहिक के रूप में यहाँ पर उपन्यास निकालने की विधा यहाँ पर या परंपरा यहाँ पर इन्होंने डाली है, अपनी पत्रिका में उपन्यास देते थे, उसका जैसे पार्ट 1 दे दिया आज, फिर अगले हफ्ते जो पार्ट 2 देंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चार्ल्स डिकेंस ने ये रिवाज डाली है धारावाहिक के रूप में, सीरियल के रूप में। तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई है, यह है लियो टोल्स्टॉय या तोल्स्टॉय के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार हैं। इन्होंने जो है ग्रामीण जीवन पर और समुदाय पर बहुत कुछ लिखा है। लियो टोल्स्टॉय या तोल्स्टॉय के नाम से ये आप देख रहे होंगे इनकी तस्वीर। तो आप 5वां पॉइंट नोट कर लीजिए। अगली आपकी सब हेडिंग इसी में पड़ेगी आपकी, उपन्यासों की दुनिया, कि भाई उपन्यासों की दुनिया किस तरह से यहाँ पर जो तैयार हुई है और उपन्यासों की दुनिया में किस तरह से लोगों ने अपने सपनों को जोड़ा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए उपन्यासों की अगर बात करें तो उपन्यासों में
राज्यों, साम्राज्यों, यहाँ पर इनकी महान हस्तियों की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि इनमें क्या है, आम इंसानों की जो रोजाना की जिंदगी है इसका भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना। यहाँ पर देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि आपने ये तो देख ही लिया कि 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिकरण अपने चरम पर था। तो औद्योगिकरण अपने चरम पर होने की वजह से क्या था कि अर्थव्यवस्था का जो माहौल था एक आर्थिक माहौल बना हुआ था। चारों ओर फैक्ट्रियां, चारों ओर मजदूर ही मजदूर काम करने वाले थे, चारों ओर धुआं ही धुआं था वहां पर। ऊपर से मजदूरों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी फैक्ट्री में प्रवेश पाने के लिए या फिर नौकरी की जुगाड़ में। तमाम लोगों के पास घर नहीं थे, लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में जो है रहकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे, किसी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। वहीं फैक्ट्री मालिक अपने आप को बहुत बड़ा वहां पर कह सकते हैं धनी व्यक्ति समझ रहे थे, और मजदूरों को केवल और केवल मशीन पर काम करने वाला, केवल और केवल जो मशीनी हाथ समझ बैठ रहे थे। उनको इंसान वाली इज्जत बिल्कुल नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपने ये सब चीज़ें अव्यवस्थाएं देखी हैं, ये पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो ऐसा नहीं है, उस समय जो वहाँ पर इंग्लैंड की सड़कों में या इंग्लैंड के जो भी औद्योगिक नगर हैं वहाँ पर जो स्थिति है, हालात हैं, उनके बारे में उपन्यासकारों का उन पर ध्यान नहीं गया। उपन्यासकारों का इन पर भी ध्यान गया है। तो उपन्यासकारों ने खास करके औद्योगिकरण के जो इम्पैक्ट हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनके बारे में अपने उपन्यासों में बढ़ चढ़ कर लिखा है, लोगों को अवगत करवाया है किस तरह से जो औद्योगिकरण है वो मजदूरों के लिए या शहरी नागरिकों के लिए हानिकारक है। तो उस पर आलोचना भी की है, टिप्पणियां भी की हैं। तो उनके उपन्यासों में हमें इन सब चीज़ों को की झलक जो है देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आप नोट करेंगे। यहाँ पर ये तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, तो इसी में सब पॉइंट लिख लेना। चार्ल्स डिकेंस जैसे उपन्यासकारों ने लोगों के जीवन व चरित्र पर औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों के बारे में लिखा। इसी में इनका एक उपन्यास है, यहाँ पर हार्ड टाइम्स। तो हार्ड टाइम्स में वर्णित कोक टाउन, यहाँ पर इनके एक उदास काल्पनिक औद्योगिक शहर है। यहाँ पर इन्होंने बताया है इसमें मशीनों की भरमार है। इसी में ही इन्होंने थोड़ा सा आगे और लिखा है। यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कहा है कि भाई यहाँ पर जो मजदूर हैं, तो इसमें मजदूरों की यहाँ पर कोई अस्मिता नहीं है। मजदूर केवल मशीन चलाने के अलावा उनकी कोई और अस्मिता यानी और कोई पहचान नहीं है। केवल और केवल क्या है, मशीन, जो मजदूर हैं वो एक मशीनी हाथ के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि भाई काम मजदूर है, केवल और केवल मशीन चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और उनकी कोई पहचान नहीं है। ना ही उन्हें नागरिक कह रहे हैं, ना ही उनके अधिकारों की बात हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। तो इस तरह की यहाँ पर इन्होंने जो अपनी जो है काली घटनाएं हैं, यानी औद्योगिकरण की जो सच है, काला सच है, वो अपने उपन्यासों में कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है। इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो मिल मालिक वगैरह हैं मजदूरों को केवल और केवल उत्पादन का औजार मानते हैं। तो ये सब चीजें इन्होंने अपने उपन्यासों में बढ़ चढ़कर लिखी हैं। तो आप समझ सकते होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर देखिए डिकेंस ने क्या किया है। डिकेंस ने यहां पर जो औद्योगिकरण के दौर में शहरी जीवन है, तो इसकी दुर्दशा का चित्रण भी किया है। यानी डिकेंस ने औद्योगिकरण के दौर में जो शहरी जीवन है, इसकी दुर्दशा का चित्रण अपने उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट में किया है। इनका उपन्यास है ओलिवर ट्विस्ट, इसमें किया है। यहां पर एक अनाथ बच्चे की कहानी है, यानी कि इन्होंने दिखाया है औद्योगिकरण के दौर में शहरों में किस तरह से वहां के नागरिकों की हालत है। तो इनके ओलिवर ट्विस्ट नाम के एक उपन्यास में इन्होंने एक अनाथ बच्चे की कहानी उठाई है, और उस कहानी के जरिए यहाँ पर बताया है कि किस तरह से यहाँ पर ये बच्चा जो है अपराधियों में, भिखारियों में रहकर पलकर बड़ा होता है, वर्क हाउस में काम करके ये बड़ा होता है, बाद में से एक अमीर जो है गोद ले लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने उपन्यास यहाँ पे लिखा रचा है या लिखा है, आप देख सकते हैं। एक और व्यक्ति हैं यहाँ पर, यानी कि एक युवा कनक की जिंदगी पर एक कहानी और लिखी गई है यहाँ पर। ये यहाँ पर लिखने वाले हैं एमिली जोला। इनका जर्मिनल है। इन्होंने खदान मजदूरों की शोचनीय हालत है, इसका यहाँ पर ये जायजा लेते हुए ये लिखा है पूरा कि भाई खदान मजदूर जो है किस तरह से अपना काम करते हैं, क्या क्या उनकी परिस्थितियाँ होती हैं खुदाई के दौरान या खदानों में, उसका जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया है जर्मिनल में। तो आप थर्ड पॉइंट में ये लिख लेना। अगली हेडिंग आपकी जो है, अगली सब हेडिंग आप देखेंगे यहाँ पर, यह है समुदाय और समाज। खास करके देखेंगे समुदाय और समाज को किस तरह से उपन्यासों ने प्रदर्शित किया है, किस तरह से उपन्यासों ने समुदाय और समाज का ध्यान जो है यहाँ पर आकर्षित किया है या उनके बारे में ध्यान दिलाया है, वो हम देखेंगे। उपन्यासों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उपन्यासों में ज्यादातर इसका जो पाठक वर्ग था वो शहरों में ही था, ग्रामीण परिवेश में नहीं था, शहरी परिवेश में ही था।
तो जैसे आज के समय में खास करके शहरी लोगों के मन में एक भाव होता है कि शहर में बहुत ज़्यादा कोलाहल है, बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूशन वगैरह है, प्रदूषण वगैरह है, तो यहाँ से शहर से कहीं दूर निकलकर कहीं एकांत एरिया में, शांत एरिया में जहाँ पे स्वच्छ हवा हो वहाँ पर चलें, यानी ग्रामीण परिवेश में चलें। तो शहरी लोग इस तरह से सोचते हैं। तो वहाँ पर भी उसी समय जब औद्योगिकरण का दौर चल रहा था तो आप देखते होंगे तमाम लोगों के मन में ये बात थी कि हमारे इर्द गिर्द कहीं खेत हुआ करते थे, अब खेत नहीं है, दूर दूर तक केवल चिमनियों का धुआं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके तमाम लोग चिंतित वगैरह भी थे, तमाम लोग शहर के बिगड़ते हुए हालात के लिए, शहर के बिगड़ते हुए पर्यावरण को लेकर चिंतित भी थे। तो यहाँ पर उस समय के उपन्यासकारों ने खास करके इस तरह की समस्याएं हैं उन पर ध्यान को यहाँ पर लाने के लिए उपन्यास में उनका वर्णन किया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट आपने ये नोट कर लिया होगा, इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे। 19वीं सदी के उपन्यासकार हैं एक टॉमस हार्डी। इन्होंने इंग्लैंड के तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा है, यानी यहाँ पर बताया है कि भाई किस तरह से यहाँ पर देहाती समुदाय गायब हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ पर इसी समय में क्या था, बाड़बंदी का समय भी चल रहा था। यहाँ पर वही समय चल रहा था जहाँ पर लोग अपने अपने खेतों की बाड़बंदी कर रहे थे। तो बाड़बंदी के दौर में किस तरह से मजदूरों का हाल है, किस तरह से मजदूर जो है अपने घर वगैरह छोड़कर, ग्रामीण एरिया से छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और शहरों में भी उनके रहने का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वो जहाँ तहाँ पुल के नीचे या फिर गंदे नालों के समीप अपनी बस्तियां बना रहे हैं। तो वो सब हालात यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक उपन्यास और लिखा गया है बाद में। यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट, कि यह यहाँ पर वही समय है जहाँ पर जब किसानों ने अपनी जमीनों को बाड़बंद कर लिया था और मशीनों पर मजदूर लगाकर इन्होंने बाजार के लिए उत्पादन शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हमें जो इस तरह का जो बदलाव है, इस बदलाव का हमें एहसास हार्डी यहाँ पर लेखक हैं, इनका एक उपन्यास है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, इसको पढ़कर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, यानी कैस्टर ब्रिज का मेयर है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया है कि भाई ये किस तरह से उसका रवैया परिवर्तित हो रहा है, किस तरह से वो जो है उसका व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे, यानी उसका जो शालीनता भरा जो बर्ताव होता है किस तरह से बर्बर हो गया है। तो यानी पहले वो दयालु, यानी एकदम निर्दयी दयालु हुआ करता था कभी वो, ठीक है, लेकिन अब एकदम निर्दयी हो गया है औद्योगिकरण के युग में, पैसा पाने की लालच में। तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपने उपन्यास में यहाँ पर दर्शाई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उपन्यासों में अगर हम देखें तो उपन्यासों में एक जनसाधारण की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी पहुंच बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको पढ़कर, इनको समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को आत्मविभोर कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर उपन्यास में जनसाधारण की भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी किसी एक ही उपन्यास में एक साथ शास्त्रीय या सड़क छाप भाषा और उपन्यास की अपनी जनभाषा जो भी हो, बाकी जनभाषा जो भी बोले जाने वाली भाषा हो, तो इन सबको मिलाकर इसमें पेश किया जा सकता है। यानी उपन्यास के भीतर ये सारी भाषाएं जो है सम्मिश्रित रूप में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो थर्ड पॉइंट आप ये नोट कर लेना। अगली सब हेडिंग आपकी यहाँ पर है नई महिला। नहीं, वास्तव में यूरोप में महिलाओं पर क्या असर पड़ा उपन्यास पढ़कर। वैसे तो कल भी इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। खास करके देखें कि 18वीं सदी के मध्य वर्ग में क्या है, यानी 18वीं सदी में मध्य वर्ग संपन्न हुआ है। कि मध्य वर्ग संपन्न होने का मतलब क्या था, क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा था, तो ज़्यादातर ये लोग जो थे, जो औद्योगिकरण यानी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मिडिल क्लास बोल सकते हैं, उन फैमिलियों के लोग थे। तो मध्य वर्ग कहीं ना कहीं संपन्न हो रहा था, और मध्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, चूंकि इनके पति वगैरह हैं, ऑफिशियल काम में लगे हुए हैं, तो इनको समय वगैरह मिल पा रहा था। तो महिलाएं जो है उपन्यास को पढ़ने लगी हैं, लिखने का अवकाश इन्हें मिल सका है। तो ये आप यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि यहाँ पर बहुत सारे उपन्यास जो है उनकी घरेलू जिंदगी पर केंद्रित थे। यहाँ पर महिलाओं ने इनमें जो है अधिकार के साथ अपने बोलने का अवसर भी इन्हें मिला है, यानी अपनी आवाज़ भी उठाई है। किस तरह से जो पुरुष समाज है उन्हें दबाता आ रहा है, पुरुष समाज उन पर शोषण कर रहा है, तो उन सब के बारे में यहाँ पर अब जो है आवाज़ उठाई है। कहीं ना कहीं तमाम महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपनी एक सार्वजनिक पहचान भी बनाई है। ये सब हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने जैसे जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें, इनके बारे में कल भी आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर फिर से बताया गया है। जैन ऑस्टिन है, तो जैन ऑस्टिन के उपन्यासों में हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झांकी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैन ऑस्टिन, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दिखाया गया है जो आपकी लड़की है, तो ये इनका चित्र बनाया गया है, ये उपन्यास पढ़ते हुए दिखाया गया है लड़की को। और वहीं देखिए यहाँ पर भी वही सब चीज़ें व्यंग किए गए हैं। जैसे दिखाया गया है कि एक लेखिका का घर कैसा है। लेखिका तो लिखने में मगन है, उसका पति बच्चे खिला रहा है,
और पति की जो बूढ़ी माँ है वो देख रहे हैं किस तरह से बच्चों को हैंडल कर रही है, लेकिन औरत सुनी नहीं रही है, वाइफ सुनी नहीं रही है। यानी कि तमाम तरह से औरतों पर मजाक भी बनाया गया, मजाक के लिए कार्टून या कैरिकेचर भी यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर एक जैन ऑस्टिन की एक लाइन है, यानी इनके उपन्यास है जैन ऑस्टिन का, यहाँ पर इनका एक उपन्यास और है यहाँ पर, इसका नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, ये और लिख लेना यहाँ पर। तो इसकी इन्होंने पहली पंक्ति यहाँ पर इन्होंने लिखी है कि यह एक सर्वस्वीकृत सत्य है कि कोई अकेला आदमी मगर मालदार है तो उसे एक अदद बीवी की तलाश होगी। यानी इनका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए कोई मालदार आदमी है तो उसको एक अच्छी खासी बीवी जो उसका अच्छे से ख्याल रखे उसकी तलाश होगी। यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं शादी और पैसे का एक संबंध यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है इस उपन्यास के जरिए। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं जो अपनी कही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं यहाँ पर, तमाम ऐसी महिलाएं थीं जो उस समय की जो वर्तमान समाज है उस समाज से वास्ता नहीं रखती थी, उस समाज को लेकर उनके मन में बहुत ज़्यादा कुंठा का भाव था। तो ऐसे में उन्होंने जो अपने जो विचार हैं, अपने विद्रोही विचार हैं, वो अपने उपन्यास के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी में एक नाम आता है शार्लोट ब्रॉन्ट का। इनके बारे में आप कल भी पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्ट बहनें जिन्हें बोला जाता है। तो शार्लोट ब्रॉन्ट हैं, इनकी 1847 में इन्होंने प्रकाशित किया है जैन ऑयर। तो इसमें युवती जैन को इन्होंने आजाद ख्याल वाला और दृढ़ व्यक्तित्व वाला इन्होंने दिखाया है। जैन आयर जो लिखा है उपन्यास, इसमें जैन जो एक युवती है इसको आजाद ख्याल वाला और दृढ़ व्यक्तित्व वाला दिखाया है। देखिए उस समय जो महिलाएं थी, तमाम ऐसी महिलाएं थी जो समाज के लिए आलोचना कर रही थी, समाज के रवैये को लेकर आलोचना कर रही थी। तो ऐसा नहीं है पुरुषों ने उन्हें नसीहत नहीं दी है, तमाम पुरुषों ने उन्हें नसीहत वगैरह भी दी है। यानी यहाँ पर उस दौर की महिलाओं को खामोश, शालीन, इन ये सब रहने के संस्कार दिया जाता था कि महिलाओं को ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को अपनी पति की आज्ञा माननी चाहिए, केवल घर के काम करने चाहिए। इस तरह के विचार वहां पर भी थे। केवल यही नहीं है कि इंडिया में ही थे, नहीं, वहां पर भी थे। फर्क इतना है कि वहां पर चेतना या फिर वहां पर एक कह सकते हैं वहां पर जन आंदोलन महिलाओं में पहले हो गया, हमारे यहाँ वो चीजें बाद में हुई हैं। तो ये चीजें केवल अंतर है केवल, यानी ऐसा नहीं है कि वहां की महिलाएं पहले स्वतंत्र रही, स्वतंत्र नहीं रही है, वहां की महिलाएं भी पुरुषों के अधीन ही रही हैं। आगे देखते हैं हम। अब अगली सब हेडिंग है आपकी यहाँ पर युवाओं के लिए उपन्यास, कि वास्तव में युवाओं के लिए किस तरह के उपन्यास लिखे गए हैं। देखिए हम यहाँ पर अगर युवाओं के लिए देखें तो युवाओं के लिए इस तरह के उपन्यास लिखे गए हैं जहां पर किसी एक नायक को आदर्श पुरुष के रूप में दर्शाया गया है और उसे साहसी, दृढ़ निश्चय वाला, स्वतंत्र वगैरह ये सब दिखाया गया है, ताकि युवाओं के अंदर एक जोश, यानी कि एक देश सेवा करने का जो है, यहाँ पर कह सकते हैं देश सेवा या राष्ट्रवाद का प्रेम पनपता रहे, राष्ट्रवाद का प्रेम कूट कूट कर भर जाए। तो ये सब तरह की जो चीजें हैं ऐसे करके उपन्यासों में रखी गई हैं कि बच्चे जो है अपने राष्ट्रवाद की भावना से मेरा हमेशा ओतप्रोत रहें। तो ये सब चीजें देखते हुए उपन्यास यहाँ पर लिखे गए हैं युवाओं के लिए। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि किशोरों के लिए उपन्यासों में एक नए तरह का आदर्श पुरुष पेश किया गया है जो कि ताकतवर है, दृढ़, स्वतंत्र और साहसी है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, देखिए उस समय जो उपनिवेशी शासन है, यानी जो पुरुष दूर देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, उन्हें वास्तव में वहां पर नायक का सम्मान दिया जाता था, एक नायक के रूप में बताया गया उपन्यासों में, ताकि जो उनसे प्रेरणा लेकर वहां के उस देश के युवा वगैरह हैं वो भी उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए आगे निकल कर आए और अपने राष्ट्र की सेवा करें। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने उपनिवेश स्थापित करने वाले जो भी शासक हैं उनको महिमा मंडित किया है अपने उपन्यासों के जरिए। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, कि उपनिवेश की स्थापना करने वालों को नायक का सम्मान दिया जाता था। यानी रीजन क्या था नायक का सम्मान देने का, क्योंकि वे एक नए माहौल में जाकर लोगों को अपने अकॉर्डिंग ढालते थे, अपने अकॉर्डिंग बदलते थे, उनसे जूझते थे। तो इसलिए यहाँ पर उन्हें जो है नायक का सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना, क्योंकि वे अनजान वातावरण में देसी लोगों से जूझ रहे थे। देसी का मतलब कौन है, देसी का मतलब ये है कि अफ्रीका के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, इन्हें देसी लोग कहा है। ठीक है, इनकी नज़रों में जो देसी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा असभ्य, कह सकते हैं बर्बर टाइप के हैं, और कहीं ना कहीं ये मानव वाले गुण इनमें नहीं है, ऐसा इनका मानना है। हम लोगों का मानना नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। इसके बारे में आप देखेंगे आगे। तो ठीक है, आपने लिख लिया होगा, सॉरी यहाँ पर ये लाइन मत लिखना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये लाइन मत लिखना यहाँ पर, इसके जगह पर दूसरी लाइन आएगी, क्योंकि वे यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि वे भूभागों में उपनिवेश बनाकर उसमें राष्ट्र विकसित कर रहे थे, उनमें राष्ट्र विकसित कर रहे थे, इसलिए उन्हें सम्मान दिया जाता था। इस तरह से आप लिख लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस तरह की जो किताबें हैं जहां पर नायक को सम्मान दिया गया जिसने उपनिवेश स्थापित किए हैं, तो इसमें कुछ किताबें यहां पे निकली हैं। R.L. स्टीवेंसन की ट्रेजर आइलैंड है,
और रुडयार्ड किपलिंग की एक किताब है जंगल बुक, वो बहुत मशहूर हुई है, जो कि केवल इसी बात को लेकर थी कि किस तरह से इनके देश के जो नागरिक हैं, इनके देश के जो लोग हैं, उन्होंने किसी दूर प्रदेश में जाकर अपना एक स्थान जो है यहाँ पर अपने अधीन किया है, वहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया है। तो इस तरह से यहाँ पर किताबें ये लिखी गई हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के संदर्भ में अगर हम जाते हैं तो ब्रिटानी साम्राज्य में उपन्यास जो लिखे गए हैं वो वास्तव में ब्रिटेन के जो वहाँ पर जो कल्चर है, ब्रिटेन की जो भी सैन्य शक्ति है, उसको महिमा मंडित करने के लिए लिखे गए हैं, यानी उसका गुणगान करने के लिए लिखे गए हैं, उसकी ऐतिहासिक विजय वगैरह को और लोकप्रिय बनाने के लिए इस तरह से वहाँ पर लिखे गए हैं, ताकि तमाम लोग जो है वो क्या है, किसी अंग्रेजी कार्रवाई का जो है कहीं ना कहीं किसी भी अंग्रेजी कार्रवाई के विरोध ना कर पाएं और अंग्रेजी सेना में जाने के लिए तत्काल तैयार हो जाएं। तो इस तरह की बातें करने के लिए यहाँ पर उपन्यास लिखे गए हैं, क्योंकि युवा जो होते हैं कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक प्रबल भावना होती है राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की। तो इन्होंने उस भावना को कहीं ना कहीं बुनाया है, किस तरह से इनकी जो भावना है उसको, उस भावना का प्रयोग करके हम अपने उद्देश्यों को पूरा करें। तो इस तरह के उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगला पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट आपका यही है। यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रितानी साम्राज्य के बोलबाले के जमाने में G.A. हेंटी, इन्होंने ऐतिहासिक साहसिक उपन्यास भी बेहद इनके लोकप्रिय थे। G.A. हेंटी के, ठीक है, ये काफी लोकप्रिय थे। तो इन्होंने इसमें इनकी पृष्ठभूमि है मैक्सिको, अलेक्जेंड्रिया, साइबेरिया जैसे अनेक देशों की इनकी होती थी, और खास करके यहाँ पर दिखाया जाता था कि किस तरह से अंग्रेजों ने इन प्रदेशों को जीता है, किस तरह से इन प्रदेशों पर अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया है। तो ऐसे करके इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस दौर में एक चीज और देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रेम कहानियों का प्रचलन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर कुछ प्रेम कहानियां बताई गई हैं कि किशोरियों के लिए जो प्रेम कहानियां लिखी गई थी वो इस जमाने में खास करके अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई हैं। तो यहाँ पर प्रेम कहानियों में हेलेन हैंट जैक्सन की यहाँ पर रमोना है, और इसके बाद सूजन कूलिज की एक छद्म नाम से लिखने वाली एक लेखिका थी उस समय, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था, सारा चौंसी बुलजी था। तो इनकी एक सीरीज आई है व्हाट केटी डिड, ये काफी लोकप्रिय हुई है। प्रेम कहानियां, इनमें प्रेम कहानियों का एक वर्णन था, प्रेम कहानियों के रूप में पूरा उपन्यास लिखे गए थे। तो ये काफी फेमस हुई है लड़कियों के मध्य, यानी युवा लड़कियों के मध्य ये काफी फेमस हुई हैं। तो वो बताया गया है। अब यहां पर हम देखते हैं उपनिवेशवाद के बाद क्या हुआ है। उपनिवेशवाद स्थापित होने के बाद उपन्यासों को कैसे दिखाया गया है, उपन्यासों को कैसे महिमा मंडित किया गया है। देखिए ये बात तो आप सब जानते हैं, जो उपनिवेश स्थापित किए गए थे वो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए स्थापित किए थे, ताकि वहां से वो संसाधनों को लूटकर अपने मूल देश में ले जा सकें और अपने मूल देश का विकास आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने देश को समृद्ध बना सकें। तो उपनिवेश ऐसे स्थापित किए गए थे। और आपको ये भी पता है उपनिवेश स्थापित करने में इन्होंने बिल्कुल रहम नहीं बरता था, खूब बर्बरता की थी, यानी वहां के स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये बात आप सब जानते हैं। अब कहीं ना कहीं इन्हें अपने दाग तो धोने थे, कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ तो दिखाना था कि हम भाई बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। तो इन्होंने क्या है, जो उपन्यास लिखे गए हैं तो उन उपन्यासों में कहीं ना कहीं जो उपनिवेशवाद की शुरुआत है इसको महान बताया गया। इन्होंने बताया बहुत महान है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमने उपनिवेशवाद बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि जो खास करके आदिमानुष, बर्बर, इस तरह के जो कमतर इंसान हैं, इनको सभ्य नागरिक बनाया जाए, इसलिए उपनिवेश स्थापित किए गए हैं। यानी ये बातें अपने उपनिवेशों में लिखी हैं इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने अपने आप के उपनिवेशीकरण को महिमा मंडित का प्रयास करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीजें इन्होंने उपनिवेश में यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। तो आप सब हेडिंग डाल लेना उपनिवेशवाद के बाद। तो यहां पर वही सब चीजें देखने को मिलेंगी। उपनिवेशवाद में शुरुआती उपन्यासों का यहां पर क्या है, योगदान यही था कि इन्होंने अपने पाठकों में उपनिवेशकों के महान समुदाय का हिस्सा होने का एहसास भरा है। अब यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल डेफोकृत। इन्होंने लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो के नाम से एक उपन्यास लिखा है। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो में क्या है, एक नायक है, साहसिक यात्री है। तो ये क्रूसो जो है इसके एक दास व्यापारी है, इसकी कहानी यहां पर वर्णित की गई है। तो यहां पर आप सब पॉइंट पहले का आप लिख लेना। यानी डैनियल डेफोकृत ने क्या किया है, रॉबिन्सन क्रूसो का नायक एक यहां पर बनाया है। रूसो एक यहां पर क्रूसो जो है नायक है यहां पर। ठीक है, तो इसको साहसी होने के साथ साथ ये दास व्यापारी है, जो कि क्या करता है, जो कि एक देशी को मुक्त कराकर उसे वह अपना गुलाम बना लेता है। तो यहां पर बताया गया है कि किस तरह से इसने, रॉबिन्सन क्रूसो ने इस देसी युवक पर एहसान किया है और इसको अपने एहसान तले दबा लिया है। तो यहां पर उसको दिखाने का यहां पर प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लेना पहले का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यानी इस दौर के लेखक खास करके जो हैं
वो उपनिवेशवाद को एक प्राकृतिक यानी कुदरती परिघटना मानते हैं। कहते हैं कि भाई ये तो होना ही था, ईश्वर की इच्छा है ये, ताकि जो असभ्य लोग हैं, ताकि ये जो ऐसे लोग हैं जो कि आदिमानव से बर्बर हैं, इन्हें पूर्ण इंसान बनाया जा सके, इन्हें भी सभ्यता या सभ्य बनाया जा सके। तो इस तरह की बातें की जा रही थी वहां पर। तो यहां पर आप इसमें सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट आप लिख लेना। यहां पर आप लिख लेना कि जिन्हें उपनिवेशीकृत या गुलाम बनाया गया था, उन लोगों की आदिमानुष बर्बर और इंसान से कमतर माना जाता था, और उन्हें क्या है, इंसान से कमतर इन्हें माना जाता था। ये आप लिख लेना अगला सब पॉइंट। यहां पर ये पहले का ही यहां पर आप देखेंगे, यहां तीसरा सब पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने इनकी आलोचना नहीं की है, कुछ लोगों ने इनके औपनिवेशिक जो रवैया है, औपनिवेशवाद वाला रवैया है, उसकी जमकर आलोचना भी की है। तो ऐसे में ही एक व्यक्ति हुए हैं जोसेफ कॉनरेड। तो जोसेफ कॉनरेड ने जो उपनिवेशी शासन है, उपनिवेशी गुलामी है, इसके काले पक्ष को, स्याह पक्ष को उजागर किया है कि किस तरह से इन्होंने जो है उपनिवेशवाद के नाम पर देशों को लूटा है, अत्याचार किए हैं लोगों पर। तो वो इन्होंने यहां पर अपने उपन्यास में दिखाया है। तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट यहां देखेंगे यहां पर कि 20वीं सदी में आकर ही जोसेफ कॉनरेड जैसे लेखकों ने अपने उपन्यासों में औपनिवेशिक गुलामी के स्याह पक्ष, स्याह का मतलब होता है बहुत काला, बहुत ही ज्यादा गंदा, ठीक है, या भद्दा, तो उस पक्ष को उजागर किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ इनके चाटुकार जो लेखक हैं, उन्होंने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, उपनिवेशवाद को महिमा मंडित किया है। भाई कुछ लोगों ने उपनिवेशवाद की आलोचना भी की है। तो यहाँ पर आपने दोनों ही तरह के लोगों को यहाँ पर देख लिया है। अगली हेडिंग आपकी जो है, ये हेडिंग है आपकी, यहाँ पर ये है आपकी हेडिंग उपन्यास भारत आया। उपन्यास भारत में कैसे आया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो गद्य कथाएं हैं, यानी लंबे लंबे आपके जो उपन्यास टाइप में पहले भी लिखे जाते थे। ये भारत में उपन्यास लेखन अगर हम देखें विशुद्ध रूप से तो कोई नई बात नहीं थी। पहले लंबे लंबे गद्य हमारे यहाँ पहले भी लिखे गए हैं, पहले भी हमारे यहाँ तमाम महाकाव्य लिखे गए हैं, ये बात आप भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकती हैं, बाण भट्ट ने यहाँ पर 7वीं सदी में संस्कृत में कादम्बरी लिखी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे फारसी में, उर्दू में भी हमारे यहाँ साहस और वीरता की किस्से वगैरह ये सब लिखे जाते थे, इन्हें हम दास्तान कहते थे। तो ये सब हमारे यहाँ वर्णन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कोई नई बात है कि उपन्यास हमारे यहाँ लिखे जाने लगे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमने जो पश्चिम है, पश्चिम से उपन्यास की शैली को अख्तियार किया है कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से यहाँ पर लेके चलना है स्टोरी को, उस चीज को अख्तियार किया है हमने। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ गद्य पहले से नहीं लिखे जाते थे। हमारे यहाँ लंबी चौड़ी कहानियां, महाकाव्य वगैरह पहले लिखे जा चुके हैं, ये बात आप भी जानते हैं। अगर हम भारत में आधुनिक उपन्यास का युग देखें तो भारत में आधुनिक उपन्यास जो है, इसका विकास जो है 19वीं सदी में हुआ है, और खास करके जब पश्चिमी उपन्यास से जो है भारतीय परिचित हुए हैं तब इसका विकास हुआ है। शुरुआत के हमारे यहाँ के जो उपन्यास हैं, यानी शुरुआत में आपके यहाँ के उपन्यास हैं, यानी आरंभिक उपन्यास हमारे जो हैं वो बंगाली में और मराठी में लिखे गए हैं, ना कि हिंदी में। ध्यान रखना, बंगाली में और मराठी में लिखे गए हैं। मराठी की बात कर लें तो यहाँ पर मराठी में उपन्यास लिखने वाले पहले व्यक्ति यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बाबा पदमन जी हैं। इन्होंने यमुना पर्यटन के नाम से उपन्यास लिखा था। इसमें यहाँ पर इन्होंने विधवाओं की दुर्दशा है, इसको आधार बनाकर यहाँ पे सीधी सादी इसमें कहानी लिखी थी कि विधवाओं का किस तरह से जीवन होता है, विधवाओं को किस तरह के सामाजिक तिरस्कार को झेलना पड़ता है। तो वो सब बातें इसमें इन्होंने यहाँ पर डाली थी। इसके बाद एक व्यक्ति और आए हैं, यहाँ पर इनके बाद आए हैं लक्ष्मण मोरेश्वर हालवे। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है मुक्तमाला 1861 में। तो इसके जरिए इन्होंने क्या किया है, रोमानी कहानी, इन रोमान का मतलब आप जानते होंगे रोमांच करने वाली कहानी, एक रोमांचक कहानी है। तो इसके कहानी के कलेवर के में एक नैतिक सीख देने की कोशिश की है। एक रोमानी कहानी के माध्यम से इन्होंने एक नैतिक सीख या एक नैतिक चारित्र यहाँ पे सीख देने की कोशिश की है, ये किस तरह से हमें अपना जीवन यहाँ पर करना चाहिए। तो ये यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें और देखने को मिलती हैं। देखिए, भारतीय उपन्यासकारों ने जो उपन्यास लिखे हैं वो खास करके अपनी अस्मिता बचाने के लिए, यानी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लिखे हैं। पहली बात तो जान लीजिए, क्योंकि लगातार जो विदेशी थे, यानी आपके चाहे फ्रांसीसी हों चाहे ब्रिटिशर्स हों, वो सब लोग भारतीय संस्कृति का, भारतीय साहित्य का मजाक उड़ा रहे थे। आप ये बात इतिहास में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे साहित्य को बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है कह सकते हैं, जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, इन्हें हतोत्साहित किया है कि भारतीय साहित्य तो किसी मतलब का ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। भारतीय साहित्य तो केवल और केवल यूरोप के एक अलमारी के रैक के बराबर भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें कही गई हैं। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपको सबके कथन देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय उपन्यासकारों के मन में ये बात थी कि एक तो हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारे साहित्य का ये अपमान कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। दूसरी बात यह लगातार अपने उपन्यास को महिमा मंडित की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगला और ऊपर से हम यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ अंग्रेजों का विरोध भी स्टार्ट हो गया था, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन का यहाँ पर उदय भी हो गया था, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय हो गया था। तो उपन्यासकारों ने इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने उपन्यासों के जरिए भारतीय समाज में जो है लोगों को राष्ट्रीय भावना के प्रति यहाँ पर या राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से उपन्यास लिखे हैं। उसकी जो विषय वस्तु है वो इसी प्रकार रखी है कि ताकि भारतीय लोग भी यहाँ पर उनके अंदर राष्ट्रीयता का विकास हो, राष्ट्रीयता की भावना उपजे और कहीं ना कहीं जो उपनिवेशी शासकों से ये बराबरी का एहसास इनके अंदर जगा सकें हम। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पर चौथा पॉइंट आपका यही है, भारतीय उपन्यासकारों ने देश में आधुनिक साहित्य का विकास करने के उद्देश्य से लिखा, यानी ऐसा साहित्य जो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और उपनिवेशी शासकों से बराबरी का एहसास जगा सके। इस तरह का इन्होंने जो है यहाँ पर साहित्य लिखा है। 4 सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 करके यहाँ पे बताया गया दक्षिण भारत में उपन्यास कैसे लिखा गया है। इसके अलावा ऊपर भी बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली सब हेडिंग आप इसमें डालेंगे दक्षिण भारत में उपन्यास। शुरुआत में अगर हम देखेंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो उपन्यास लिखे गए हैं वो उपन्यास लिखे नहीं गए हैं बल्कि अनुवाद किए गए हैं, अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद किए गए हैं तो ऑब्वियसली बात आप समझ रहे होंगे, जो भाषा शैली है या लिखने की एक शैली है उसमें अंतर आ जाता है। आप जैसे अंग्रेजी की कोई मूवी हो और अंग्रेजी की कोई मूवी के जो शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग जो डबिंग होती है उनके अकॉर्डिंग अगर डबिंग कर दी जाए, यकीन मानिए आपको अंग्रेजी मूवी जो है देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर इन्होंने जो अनुवाद किया है बिल्कुल डायरेक्ट अनुवाद वैसा ही कर दिया है, जैसे अंग्रेजी में कोई किताब है, अंग्रेजी में कोई लाइन लिखी हुई है, उसका जैसा अनुवाद निकल के आ रहा है हिंदी में या उसी भाषा में, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही अनुवाद इन्होंने कर दिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो लेखक ने इस तरह के अनुवाद किए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनके माइंड में यहाँ पर इन अनुवादों का कोई अच्छा अर्थ नहीं लग पा रहा था और ना ही वो उन्हें अच्छे से यहाँ पर ग्रहण कर पा रहे थे, यानी कि जो उपन्यास हैं वो पाठकों को उबाऊ लगने लगे थे। खास करके अंग्रेजी उपन्यासों के जो अनुवाद थे वो पाठकों को उबाऊ लगने लगा था, बिल्कुल बकवास है, टाइम की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। तो इस बात को लेकर यहाँ पर ये अनुवादक हैं, इन्होंने इस बात को लेकर विचार भी किया है, सोचा भी है कि कहीं ना कहीं दर्शक जो है, पढ़ने वाले हैं, पाठक जो है इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमें ये अपनी शैली चेंज करनी चाहिए, हमें अनुवाद ना करके इसी भाषा में यानी मलयालम भाषा में हमें अपना लिखना चाहिए। तो ऐसे करके इन्होंने फिर विकास किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कई शुरुआती उपन्यास तो अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद के रूप में छपे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मालाबार के जो उपन्यायाधीश हैं ओ चंदू मेनन, यहाँ पर ये आपके सामने हैं, इन्होंने बेंजामिन डिज़राइली का उपन्यास एक था हेनरीटा टेम्पल, इसका मलयालम में अनुवाद करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया, या लिख लेना इसी में सब पॉइंट, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ अंग्रेजी उपन्यासों का ठेठ अनुवाद, अंग्रेजी उपन्यासों का ठेठ अनुवाद निहायत उबाऊ लगता है। इसलिए उन्होंने अनुवाद का विचार छोड़कर अंग्रेजी उपन्यासों की तर्ज पर एक मलयालम कहानी लिखी। ठीक है, ये आप यहां पर नोट कर लेना। तो इंदुलेखा नाम की पहली कहानी है, मलयालम में लिखी गई है। ठीक है, और ये उपन्यास है उस समय का। तो इंदुलेखा नामक मजेदार उपन्यास जो है ये मलयालम का पहला आधुनिक उपन्यास माना गया है, जो कि ओ चंदू मेनन के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर आपने पहले का सेकंड सब पॉइंट यानी थर्ड सब पॉइंट होगा पहले का, ये आपने लिख लिया होगा। ऐसा ही प्रयास आंध्र प्रदेश में भी एक व्यक्ति हैं कांडुकुरी वीरेशलिंगम है, इन्होंने भी ऐसा ही प्रयास किया है कि एक अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद करने की कोशिश की है, लेकिन इन्हें समझ में फिर आया है कि भाई इसका अनुवाद जो है वो प्रॉपर सटीक रूप से बैठ नहीं रहा है हमारी स्थानीय भाषा में, तो हटाओ। फिर इन्होंने भी एक कहानी लिखी है। तो यहां पर आप अगला पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, आंध्र प्रदेश के कांडुकुरी वीरेशलिंगम। ठीक है, इन्होंने 1848 से 1919, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ओलिवर गोल्डस्मिथ के विकार ऑफ बेकफील्ड का अनुवाद करने की कोशिश की है। लिख लेना आप, का अनुवाद तेलुगु अनुवाद शुरू किया है, लेकिन इन्होंने वैसे कारणों से यह योजना त्याग दी है। और फिर 1878 में राजशेखर चरितमु लिखा है, तेलुगु में राजशेखर चरितमु इन्होंने लिखा है। ये आप नोट कर लेना सेकंड पॉइंट। ये दक्षिण भारत के उपन्यास है उस समय के। अब बात कर लेते हैं हिंदी उपन्यासों की। अगली सब हेडिंग आपकी जो है हिंदी उपन्यास है कि वास्तव में हिंदी उपन्यास कैसे आगे बढ़े हैं, हिंदी उपन्यासों का क्रम कैसे आगे बढ़ा है। हिंदी उपन्यासों को लिखने में या हिंदी उपन्यासों को प्रेरित करने में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का योगदान बहुत ज्यादा रहा है।
भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने तमाम अपने जो कवि थे, अपने लेखकगण थे, उनसे अनुग्रह किया है कि आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए आप उपन्यासों की अच्छी अच्छी रचनाएं करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उत्तर में आधुनिक हिंदी साहित्य के जो पुरोधा माने जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इन्होंने अपनी मंडली के कवियों और लेखकों को दूसरी भाषाओं में पुनर्रचना और अनुवाद ये सब करने के लिए क्या किया है, उत्साहित किया है। तो इनसे प्रेरणा लेते हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्रीनिवास दास। तो इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास जिसका नाम है परीक्षा गुरु, और ये शायद मैं कह सकता हूं लगभग 20 बार से ज्यादा पूछा गया है। आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं एक दिवसीय एग्जाम में, खास करके पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये बात आप याद रखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लगा लेना। तो यहां पर आप लिखेंगे इसमें सब पॉइंट करके, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा, पहले का सब पॉइंट लिखेंगे आप कि हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का श्रेय दिल्ली के श्रीनिवास दास को जाता है। तो परीक्षा गुरु इनका उपन्यास है। इसी में सब पॉइंट, परीक्षा गुरु नामक इस उपन्यास में जो है खुशहाल परिवारों के युवाओं को बुरी संगत सोहबत से, ठीक है, बचने के लिए नैतिक खतरों से इन्हें आगाह किया गया है। यह आप देख सकते हैं। अब देखिए, परीक्षा गुरु जो लिखा गया था, परीक्षा गुरु के बारे में, परीक्षा गुरु की जो विषय वस्तु है उसके बारे में यहां पर कुछ चीजें बताई गई हैं। परीक्षा गुरु में ज्यादातर जो कंटेंट लिया गया था वो वहां पर दिखाया गया था कि औपनिवेशिक दौर में किस तरह से हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, किस तरह से अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर लोगों के मन में एक भाव बना हुआ है। लोग अपनी संस्कृति को त्याग कर विदेशी संस्कृति है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, उस संस्कृति को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो संस्कृत को मानने वाले भारतीय, अब संस्कृत की पैरवी करने वाले लोग हैं, उनके मन में शंका का एक यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है यहाँ पर उपन्यास के जरिए युवाओं से जो कहा है, यानी कि आप अपनी संस्कृत और परंपरा में जमे रहें। तो ऐसे करके अगर अपनी संस्कृत और परंपरा से जुड़े रहेंगे तो आपकी इज्जत और गरिमा बनी रहेगी। इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है जो भारतीयता है, भारतीय यानी भारतीय जो आपकी तकनीक वगैरह, कृषि तकनीक वगैरह है, और लोग भारतीय कृषि तकनीक को छोड़कर विदेशी तकनीक को अपना रहे थे, इस बारे में भी बताया है। यानी अगर हम देखा जाए ओवरऑल, अगर उस पूरे उपन्यास का हम यहाँ पर समग्र रूप से जो है विश्लेषण करें तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि उपन्यास में लेसन ज़्यादा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये रोमांच से ज़्यादा यहाँ पर नैतिकता का उपदेश दिया गया है, बहुत ज़्यादा उपदेश दिया गया है। तो उपदेश ज़्यादा देने की वजह से ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा उपदेश दिया जाए तो व्यक्ति, आप समझ रहे होंगे, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर वही सब बातें अपने कल्चर को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर कैसे बचाया जाए, कैसे कैसे रोका जाए, विदेशी संस्कृति जो है हमारे ऊपर हावी हो रही है, ये सब बातें, पारंपरिक मूल्यों की बात कही, ये सब बातें कही गई हैं। तो लोगों को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा उपदेश दे रहा है, तो लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप इसमें सब पॉइंट आप नोट कर लेना कि परीक्षा गुरु बहुत ज़्यादा पाठक नहीं जुटा पाया, शायद इसलिए कि इसकी शैली कुछ बहुत उपदेशात्मक थी। तो ये आपका पहला आपका हिंदी का उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास राव दास द्वारा लिखा गया है। अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट। अब देखिए, हिंदी उपन्यास का जो पाठक वर्ग है, एक विस्तृत पाठक वर्ग देवकी नंदन खत्री के लेखन से पैदा हुआ है। देवकी नंदन खत्री ने उस समय का इनका बेस्ट सेलर रहा है, यानी सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास है चंद्रकांता, यानी कि ये एक फैंटेसी था। फंतासी का मतलब आप जानते होंगे, फैंटेसी यानी आप कह सकते हैं एक गढ़ी हुई कहानी। यानी आप देखते होंगे फिक्शन जो कैरेक्टर होते हैं, काल्पनिक कहानियां होती हैं, वैसे काल्पनिक किरदार वाली एक कहानी है, काल्पनिक किरदार वाली कहानी है। इसे हम अंग्रेजी में फैंटेसी या फंतासी कहते हैं, हिंदी में, ठीक है। तो ये इनका जो है चंद्रकांता जो है फंतासी के तत्वों से बना हुआ रोमानी उपन्यास था, ठीक है। और इसने कहीं ना कहीं, इस उपन्यास ने हिंदी भाषा और नागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका उस समय निभाई है, और सबसे ज्यादा बिका भी है। चंद्रकांता संतति जो है उस समय सबसे ज्यादा बिका भी है, तो इसलिए इसे बेस्ट सेलर माना गया है उस समय, ठीक है। उनकी बेस्ट सेलर किताब ये है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब इनकी ये है। तो ऐसे करके हिंदी में भी लोग जो है उपन्यास के प्रति जो उनका लगाव बढ़ने लगा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। आगे बात करते हैं, आ जाते हैं प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद भी एक उत्कृष्ट लेवल के कवि रहे हैं, यानी लेखक भी रहे हैं, लेखक रहे हैं ये। तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि ये जो है प्रेमचंद जब उपन्यास लिखने लगे हैं तो उपन्यास लिखने की वजह से जो हिंदी भाषा है उसमें उत्कृष्टता आई है, बहुत ज़्यादा अपने जो टॉप लेवल पर हिंदी भाषा पहुँच गई है। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि प्रेमचंद के लेखन के साथ हिंदी उपन्यास में उत्कृष्टता आई। और देखिए, प्रेमचंद ने शुरुआत में उर्दू से लिखना शुरू किया है और बाद में हिंदी में लिखने लगे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इन्होंने दोनों ही भाषा में इनका प्रदर्शन जो है लाजवाब रहा है, यानी जबरदस्त रहा है।
इन्होंने जो अपनी शैली अपनाई है वो किस्सा गोई वाली अपनाई है, यानी कहानी कहते हुए पूरे कथा बताना कि कहानी में क्या हुआ था, कौन कौन से किरदार ने क्या किया है, कहानी नुमा शैली अपनाई है। तो इस वजह से लोगों को इनके जो उपन्यास लिखे हुए हैं बहुत पढ़ने में आनंद आता है। आज के समय भी आप इनके गोदान, गबन, कफन, ये सब उपन्यास अगर आप पढ़ के देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इनका एक उपन्यास है, तो 1916 में प्रकाशित इनका उपन्यास है सेवा सदन। तो इन्होंने सेवा सदन वाला जो उपन्यास है, तो सेवा सदन वाला उपन्यास कहीं ना कहीं फैंटेसी, उपदेश और सरल मनोरंजन के दायरे से निकलकर ये उपन्यास जो है लोगों की आम जिंदगी और सामाजिक सरोकार जो है, यानी सामाजिक जो विचार हैं उन पर विचारने वाली विधा जो है यहाँ पर बना दिया है इस उपन्यास ने। यानी लोग अब जो है फैंटेसी या उपदेश वगैरह से निकलकर समाज पर चिंतन करने लगे हैं, सामाजिक अपना जीवन है उस पर चिंतन करने लगे हैं। इस तरह का सेवा सदन उपन्यास में इन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बंगाल में उपन्यास कैसे लिखी गई हैं, बंगाल में उपन्यास जो है कैसे आगे बढ़ा है, बंगाल में उपन्यास लिखने का क्रम, वो हम देखेंगे अगली सब हेडिंग। देखिए 19वीं सदी के जो बंगाल है, तो यहाँ पर 19वीं सदी के बंगाल में जो भी उपन्यास लिखे गए हैं वो दो संसारों में लिखे गए हैं। कैसे कैसे दो संसार हैं? इसमें पहला संसार तो ये है कुछ ऐतिहासिक कहानियों को आधार बना के लिखे गए हैं। दूसरे किस्म के उपन्यास यहाँ पर लिखे गए हैं, वो लिखे गए हैं समसामयिक जो महिलाओं की स्थिति है, घरेलू परिस्थितियां हैं, उनको केंद्रित करके लिखे गए हैं, यानी महिलाओं की माली हालत पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह से उपन्यास लिखे गए हैं। एक तो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हुए लिखे गए हैं, दूसरी तरफ के जो दूसरी तरह के उपन्यास हैं वो समसामयिक महिलाओं की जो परिस्थितियां हैं उनको केंद्रित करके लिखे गए हैं। तो आपने यहाँ देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बंगाल शुरुआत से ही, अपने स्टार्टिंग से ही यहाँ पर रईसों का या कह सकते हैं कुलीन वर्ग वालों का या धनीरों जो धनी अमीरों का यहाँ पे एक समुदाय रहा है यहाँ पे बंगाल में। तो यहाँ पर कलकत्ता में जो है पुराना जो व्यापारी कुलीन वर्ग है, ये संगीत, नृत्य सभाओं और काव्य प्रतियोगिताएं जो होती हैं इनको संरक्षण देता था। यानी कि ये लोग ज़्यादातर अपना पढ़ाई में, अपना उपन्यास वगैरह इनमें पढ़े जाते थे, खूब दिलचस्पी वगैरह थी। तो इन्हीं कुलीन वर्ग में एक व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इनके घर में यात्रा का आयोजन होता था। यात्रा क्या है? रात्रिकालीन नृत्य और संगीत का आयोजन होता है, जैसे यात्रा बोलते हैं बंगाली में। तो इसमें इनका पूरा परिवार, साथ ही साथ इसमें इनके साहित्यिक मित्र वगैरह भी इसमें इकट्ठा या शरीक होते थे। ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया है, इन्होंने अपना एक पहला उपन्यास है, ठीक है, जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। तो इन्होंने ऐसे ही एक समूह में इसका पाठ किया है। तो सभी लोगों जो है दांतों तले उंगली दबा ली है। दांतों तले उंगली एक मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला, एकदम अचंभित करने वाला, इस तरह की उपन्यास इन्होंने लिखा है दुर्गेश नंदिनी। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि लोगों को अभी विश्वास हो गया है कि बंगाली में भी कहीं ना कहीं उपन्यास के मामले में अपनी उत्कृष्टता हासिल कर ली है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ बताया गया है कि भाई जो बंगाली में उपन्यास लिखे गए हैं, खास करके उनमें पृष्ठभूमि है, उसमें शैली जो है वो आप देखेंगे शहरी जीवन वाली शैली, शहरी जीवन की तर्ज पर जो बोलचाल की शैली का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो महिलाओं की बोली है वो भी यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी आपका थर्ड पॉइंट आएगा कि शुरू में बंगाली उपन्यासों में शहरी जीवन की तर्ज पर बोलचाल की शैली का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन साथ ही यहाँ पर अब क्या हुआ है, महिलाओं में प्रचलित बोली मेयेली का भी उपयोग हुआ है। ठीक है। देखिए आप समझते होंगे बोली और भाषा में अंतर होता है। ठीक है। यानी आप समझ रहे होंगे भाषा की अपनी कोई लिपि होती है, ठीक है, शब्दकोश होता है। बोली का ऐसा नहीं होता है। बोली का तो अपना ये है जबान के अनुसार, जैसे अगर हम बात करें अवधी हुई, बुंदेलखंडी हुई, ब्रज भाषा हुई, ये बोलियां हैं। ठीक है। ये अपना एक भाषा नहीं है, इनकी कोई लिपि नहीं है। ठीक है। यानी कि जो हमारी जो भाषा है उसी भाषा के अंदर आपकी बोलने का एक लहजा बन गया है, उसे हमने बोली का नाम दे दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बंगाली के भीतर ही एक बोली है इनकी मेयेली। ठीक है। तो मेयेली जो भाषा है, ये बहुत सारी बोली है, ये इनमें प्रचलित थी। तो मेयली बोली है, मेयेली बोली यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बंकिम चंद्र की जो यहाँ पर उपन्यास लिखे गए हैं, इन्होंने यहाँ पर विशुद्ध संस्कृत का इस्तेमाल किया है। ये संस्कृत निष्ठ इनकी बोलियां थी यहाँ पर, और साथ ही साथ स्थानीय जो बोलियां इनका भी इसमें संपूर्ण इसमें उन्होंने रखा है, तो बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का चित्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी बंकिम ने अपनी भाषा में खास करके संस्कृतनिष्ठ भाषा रखी है। संस्कृत में बहुत ज़्यादा इन्होंने उपन्यास रखे हैं, संस्कृत में बहुत ज़्यादा इन्होंने संस्कृत की लाइनों का इस्तेमाल किया है। शब्द वगैरह बिल्कुल परिष्कृत विशुद्ध शब्द, संस्कृत के शब्द लिए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद एक व्यक्ति और हुए हैं यहाँ पर, इनका नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, तो इनके उपन्यास कहीं ना कहीं बंगाली में तो प्रसिद्ध हुए ही हुए हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि भारत के भी सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय उपन्यासकार हैं ये।
तो सबका अपना अपना मानना है। बंगाली के तो हैं ही हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनके बाद। तो चौथा पॉइंट आप लिख लेना कि 20वीं सदी तक आते आते सरल भाषा में कहानी कहने की इनकी काबिलियत ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को बंगाल का सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार बना दिया। ठीक है, यानी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद हुए हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का काल है 1838 से 1894, फिर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का काल है। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर एक तो जिक्र किया गया मराठी वाला। ठीक है, ये आप नोट करके यहां पर चाहे लिखना चाहें नोट करके लिख लेना। यहां पे बताया गया कि मराठी में बहुत सारे लोग यथार्थवादी नहीं थे, प्रेजेंट में जीने वाले नहीं थे। यानी बहुत सारे लोग क्या थे, आपके जो हैं ईश्वर से या फिर अपना जो पारलौकिक शक्तियां हैं उनको आधार बनाकर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो ऐसे ही नारो सदाशिव ने ऋषभवध नाम से एक मराठी उपन्यास लिखा है। ठीक है, यानी सदाशिव ऋषभवध ने अपना एक मराठी उपन्यास लिखा है मंजू घोष करके, जिसमें बेहद सौंदर्यात्मक शैली का वर्णन किया है। ठीक है, नोट करके आप ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर असम में उपन्यास कैसे लिखे गए हैं। असम, देखिए इसमें हेडिंग डाल लेना आप, असम में उपन्यास। असम में अगर हम बात करें तो असम में शुरुआती उपन्यास जो है वो मिसंदियों ने लिखे थे वहां पर। और यहां पर इन्होंने शुरुआत में दो बंगाली उपन्यासों का अनुवाद किया है, यानी फूलमणि और करुणा नामक उपन्यास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो 1888 में असमिया को देखते हैं। असमिया विद्यार्थियों ने कोलकाता में एक असमिया भाषाई उन्नत संस्थान है, इसका संस्थान का गठन किया है और यहां से एक पत्रिका निकाली है जिसका नाम है जोन की। तो जोन की नाम की एक पत्रिका यहां से निकालनी शुरू कर दी है। आगे बढ़ते बढ़ते इस क्रम में यहां पर एक रजनीकांता बारदोलोई हुए हैं। इन्होंने असम में मनोमती के नाम से पहला ऐतिहासिक उपन्यास यहां पर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं असम में किस तरह से उपन्यास की विधा जो है आगे बढ़ी, उपन्यास का इतिहास क्या रहा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये असम में उपन्यास हो गया। अब उड़िया में उपन्यास कैसे आगे बढ़े हैं, तो उड़िया यानी जो आपकी उड़िया भाषा है वो भी हम देखते हैं यहां पर। उड़िया उपन्यास, देखिए उड़िया उपन्यास की बात करें तो 1877-78 में ये नाटककार हैं रामशंकर राय, इन्होंने सौदामिनी के नाम से पहला जो उड़िया उपन्यास है ये धारावाहिक इसका प्रकाशन शुरू किया है। ठीक है, इसके अलावा फिर 30 साल के भीतर भीतर उड़ीसा में एक फकीर मोहन सेनापति हैं, इन्होंने इनके रूप में एक बड़ा उपन्यासकार पैदा किया है, यानी इनके शिष्य हैं। तो इनका एक उपन्यास है 6 माणों करके 8 गुंठों करके, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है 6 एकड़ और 32 गट्ठे जमीन। ये उपन्यास काफी फेमस हुआ है। ठीक है, तो ये उड़िया उपन्यास का इतिहास है। तो ऐसे करके आज आपने यहां पर इसका पार्ट 1 कवर कर लिया है। खास करके आपको एंड में वीडियो में देखने को यही लगेगा देखने में कि भाई हिंदी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम उपन्यास का पूरा ऐतिहासिक वर्णक्रम यहां पर देख रहे हैं। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अब देखिए केवल एक अंतिम पार्ट और रह गया है, इसी के साथ हमारा क्लास 10th पूर्ण होने वाला है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा अगले दिन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।